साथियों, आज अनास हॉरर हाउस आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी कहानी जो एक श्मशान की जमीन पर बने घर से जुड़ी है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार सस्ते किराए पर रहने आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उस घर की दीवारों में असंख्य आत्माएं कैद हैं। उस परिवार की बेटी के साथ जो कुछ होता है वो आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप हॉरर और सस्पेंस पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको डर के एक नए एहसास से गुजारेगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग कहते हैं उस जमीन ने कभी शांति नहीं देखी। वहां हर रात कुछ न कुछ ऐसा घटता था जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी मौत का एहसास करा देता था। ये कहानी सूरत से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे कस्बे की है। वहां एक पुराना 2 मंजिला घर था, बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण, पर अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को भी पागल कर सकता था। उस घर में हाल ही में एक मध्यम वर्गीय परिवार शिफ्ट हुआ था। रमेश, उसकी पत्नी कविता और उनकी 14 साल की बेटी रिया घर बड़ा था, किराया बहुत कम, और रमेश को लगा कि ये तो किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सस्ते किराए के पीछे क्या छिपा है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, रिया खुश थी। उसे नया घर बहुत अच्छा लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियां, खुला आंगन और घर के पीछे एक पुराना बगीचा जहां पुराने नीम और पीपल के पेड़ थे। रात में हवा चलती तो उनके पत्तों की सरसराहट अजीब सी आवाजें बनाती, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। कविता को कभी कभी लगता कि रिया खुद से बात कर रही है। कभी वो बगीचे में जाती तो किसी से मुस्कुराकर बोलती, आप फिर आ गए। कविता सोचती, शायद बेटी किसी काल्पनिक दोस्त से बात करती होगी। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। एक रात करीब 1 बजे कविता को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि रिया का कमरा हल्की सी रोशनी में नहा रहा था। वो धीरे से उठी और कमरे के पास जाकर झांका। रिया खिड़की के पास खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। माट, जाओ ना, मैं कल फिर आऊंगी। कविता का दिल धड़कने लगा। कमरे में कोई नहीं था, बस हवा थी और हल्की ठंडक। वो डर गई, अंदर गई और बेटी को पकड़कर बोली, रिया, तुम किससे बात कर रही हो? रिया ने मासूमियत से कहा, माँ, वो मेरी दोस्त है, वो हमेशा यहां रहती है, उसका नाम माया है। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। माया, ये नाम उसने कई साल पहले सुना था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने बताया था कि इस घर में कभी एक लड़की माया अपने परिवार के साथ रहती थी, जो एक रात आग में जलकर मर गई थी, और तब से कोई इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। अगले दिन रमेश ने कविता की बातों को मजाक में उड़ा दिया। अरे ये सब दिमाग का वहम है, पुराने घर हैं, थोड़ी अजीब आवाजें आती हैं तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन अब घटनाएं बढ़ने लगी। रात के 3 बजे दीवार पर किसी के चलने की आवाजें आती, बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, और हर सुबह रिया के कमरे की खिड़की खुली मिलती, जबकि वो रात में बंद करती थी। एक रात रमेश ने ठान लिया कि अब वो खुद देखेगा कि मामला क्या है। वो अलमारी के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। करीब 2:45 पर रिया उठी, खिड़की खोली और धीरे से मुस्कुराई। माया, तुम आ गई। कमरे में ठंडी हवा चली और उसके ठीक सामने धुंधली सी एक सफेद परछाई बनती नजर आई। रमेश ने आंखें फाड़ दी। वो देख रहा था कि उसकी बेटी किसी अदृश्य लड़की का हाथ थामे बात कर रही है। उसका बदन पसीने से भीग गया। वो घबराकर चिल्लाने ही वाला था कि अचानक वो परछाई मुड़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब तुम भी हमें देख सकते हो। रमेश जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। कविता और रिया पास बैठी थी। रिया मुस्कुरा रही थी। पापा, माया ने कहा, आप अब हमारे दोस्त हो गए। रमेश के दिल में डर ने घर कर लिया। उस दिन के बाद से वो कभी भी रिया के कमरे में रात को नहीं गया,
पर अब घर में बदलाव आने लगा। जहां पहले सिर्फ एक आत्मा थी, अब ऐसा लगता था जैसे पूरा घर फुसफुसा रहा हो। हर कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज आती और सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आहट गूंजती। एक शाम जब कविता रसोई में थी तो उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। कविता वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक गैस अपने आप चालू हो गई और आग भड़क उठी। वो चीख उठी। रमेश दौड़ा आया और आग बुझाई, लेकिन गैस नॉब ऑफ ही था तो आग कहां से आई? कविता कांप रही थी। उसने कहा, वो वही थी, सफेद कपड़ों में दीवार के पीछे से निकलकर आई थी। अब पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। रिया तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई थी। वो दिन भर कमरे में रहती, खुद से बातें करती और दीवारों पर अजीब अजीब चीजें बनाती। कभी किसी का जला हुआ चेहरा, कभी आधा अधूरा इंसान। रमेश ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने आते ही कहा, इस घर में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यहां तो दर्जनों आत्माएं फंसी हुई हैं जो इस जमीन से बंधी हैं। ये घर श्मशान घाट पर बना था और जिनकी चिताएं यहां जली थीं, उनकी आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हुई। सबका चेहरा पीला पड़ गया। रिया अचानक उठी और जोर से चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो, वो माया बुरी नहीं है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी आवाज किसी बड़ी उम्र की औरत जैसी लग रही थी, जैसे कोई उसके अंदर बोल रहा हो। पंडित पीछे हटा और बोला, ये लड़की अब अकेली नहीं है, इसमें किसी और की आत्मा बस चुकी है। कमरे में अंधेरा गहराने लगा, पंखा बंद हो गया और सब तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवा में वही ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब ये घर हमारा है। कहानी तो बस शुरू हुई थी, जो आगे हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो घर सिर्फ एक आत्मा का नहीं था, वो पूरा घर श्मशान की अधूरी आत्माओं का ठिकाना था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। यहां तक कि वो बातें भी जो कभी किसी ने उसके सामने कही ही नहीं थी। कविता ने कई बार देखा कि रिया दीवार की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। माया, वो कौन है जो मुझे देख रहा है? और फिर कुछ पल के लिए रिया का चेहरा बदल जाता, जैसे किसी और की शक्ल उसके चेहरे पर उतर आई हो। एक शाम रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस पंडित से फिर संपर्क किया। पंडित ने कहा, ये आत्माएं किसी प्रेत बंधन में फंसी है। जब तक इस घर की शुद्धि नहीं होती, कोई चैन नहीं पा सकेगा। रमेश ने पूछा, क्या कोई उपाय है? पंडित ने कहा, हां, पर इसके लिए एक रात इस घर में यज्ञ करना होगा। पर ध्यान रहे, अगर यज्ञ करते वक्त किसी ने भी डर दिखाया तो वो आत्माएं उसका शरीर अपने वश में कर लेंगी। रमेश ने हामी भर दी, पर अंदर से वो कांप रहा था। अगले दिन पूरा घर धूप, गंगाजल और मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। पंडित ने यज्ञ शुरू किया। कविता और रिया दोनों कमरे के बाहर थीं। धीरे धीरे रात गहराने लगी और पंडित ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM, भूत प्रेत पिशाचादि विनाशाय नमः। हवा का रुख अचानक तेज हो गया। कमरे में रखे दिए बुझने लगे। रमेश ने देखा कि कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी हैं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। पंडित ने जोर से कहा, इन आत्माओं में से किसी को भी तुम्हारे डर का एहसास मत होने देना। लेकिन तभी रिया का कमरा अपने आप खुल गया। वो धीरे धीरे यज्ञ वाले कमरे की ओर चली आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कविता ने चीखकर कहा, रिया रुको। पर रिया रुकने वाली नहीं थी। वो सीधे यज्ञ की अग्नि के पास आई और बोली, ये सब झूठ है, माया को मत भगाओ, वो बुरी नहीं है। पंडित ने देखा कि रिया के पीछे अब 3 और परछाइयां खड़ी थीं। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक छोटी बच्ची।
तीनों के चेहरे धुएं में बने फिर गायब हो गए। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, दिए बुझ गए और हवा में वही जानी पहचानी ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। हम यहां से नहीं जाएंगे। पंडित ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर अचानक उसकी माला टूट गई। सभी मोती फर्श पर बिखर गए। रिया जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज में अब दो सुर थे, एक उसकी खुद की और एक किसी और का। पंडित जी, आपने हमें क्यों बुलाया? हमने तो बस अपना घर मांगा है। रमेश ने बेटी को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रिया की आंखें उसके सामने ही पल भर में काली हो गईं और उसकी नाक से हल्का सा धुआं निकलने लगा। पंडित ने कांपते हुए कहा, अब देर हो गई है। यह घर जाग चुका है उस रात। यज्ञ अधूरा रह गया। पंडित तो भाग गया, लेकिन रमेश का परिवार वहीं रह गया और सुबह जब सूरज निकला तो घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अब कोई अंदर नहीं जा सकता था और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ सकता था। कविता ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर हर बार दरवाजा और जोर से बंद हो जाता। रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पूरे घर में घूमती और दीवारों पर राख से कुछ लिखती। रमेश ने देखा, दीवार पर लिखा था, हम सब यहां जलाए गए थे। उसके बाद उसने बगीचे में जाकर खुदाई शुरू की, जहां नीम और पीपल के पेड़ थे। थोड़ी देर में मिट्टी के नीचे से पुरानी हड्डियां निकली, छोटी बड़ी, और कुछ बच्चों की भी। रमेश के हाथ कांप गए। वो पीछे हटने लगा कि अचानक रिया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। पापा देखो, ये सब मेरे दोस्त हैं। रात ढली तो घर फिर जीवित हो गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें, रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे और दीवारों से किसी के रोने की आवाज आने लगी। कविता ने डर के मारे रिया को गले लगाया। बेटा, चलो यहां से निकलते हैं। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है मां, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी किसी ने रिया के पीछे से कहा, माया, अब वक्त आ गया है। कविता ने टॉर्च जलाई, पर जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। रिया के पीछे एक लड़की खड़ी थी जो जलकर राख जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और बाल झुलस चुके थे। वो मुस्कुराई और बोली, मैं माया हूं और ये घर हमारा है। रमेश ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप खुला और बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी परछाई उसने पहले रात में देखी थी। वो धीरे से बोली, तुमने हमें जगा दिया है, अब हम कभी नहीं सोएंगे। हवा में राख उड़ने लगी। घर की छत से आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर पंडित की माला अपने आप घिसकने लगी। रिया अब पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। कविता रोने लगी। रमेश ने उसे उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। घर के हर कोने से अब आवाजें आने लगी, मुक्ति मुक्ति। फिर वही जलने की बदबू हवा में फैल गई। रिया की आंखें फिर खुली। उसने ठंडी आवाज में कहा, पापा, अब सब खत्म नहीं हुआ है। माया को अभी शांति नहीं मिली। और फिर वो बेहोश हो गए। कविता ने कांपते हुए कहा, रमेश, हमें इस घर से भागना होगा। ये घर अब जीवित नहीं रहा। रमेश ने सिर हिलाया। वो जानता था ये तो बस शुरुआत थी। साथियों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? ये तो बस शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी भयानक सीरीज जो अब तक की सबसे डरावनी होने वाली है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सफर की शुरुआत है जहां हर भाग में डर और रहस्य और गहराता जाएगा। और मैं, आपका अपना अनस हॉरर, इस सीरीज पर अब काम शुरू कर चुका हूं। ये सीरीज लंबी होगी, बहुत लंबी, तो तैयार हो जाइए साथियों, क्योंकि अब डर रुकने वाला नहीं है। और हाँ,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आप मिस नहीं करना चाहेंगे, एक भी भाग नहीं। तो मिलते हैं अगली डरावनी घटना में, जहां हर साया एक रहस्य छिपाए बैठा है।